उन्होंने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरी मां, मेरा सुकून, मेरी जिंदगी। लेकिन अब मैं वापस आ गया हूं, एक सोल्जर के रूप में नहीं, बल्कि कानून के रूप में। ली जंगवान, वो लेजेंडरी मर्सनरी, वापस लौट आया है, एक प्रोसिक्यूटर बनकर। जो लोग पावर के पीछे छुपे हैं, वो मेरी गोली का सामना करेंगे। जो कानून से ऊपर समझते हैं खुद को, वो मेरे फैसले का सामना करेंगे। ये जस्टिस नहीं है, ये बदला है, लीगल तरीके से दिया गया। हमारी कहानी शुरू होती है इराकी सिटी से, जो एक भारी हमले से गुजर रही है। हर जगह धुआं और आग है। इस धूल और तबाही के बीच हम उस जगह की क्योटिक सिचुएशन देखते हैं। एक एक्सप्लोजन के बाद तभी एक पैर, जो सैंडल पहने हुए है, जमीन पर जोर से पड़ता है, दिखाता है कि कोई आ रहा है। उसके बाद 3 मिस्टीरियस फिगर्स डिस्ट्रॉयड सिटी के बीच से गुजरते हैं, और उनमें से एक अपनी फ्लोइंग केप के साथ अलग दिखता है। इसी दौरान एक एनिमी सोल्जर, जिसके पास रॉकेट लॉन्चर है, गुस्से में कहता है कि इतने सारे लोग यहां इकट्ठा क्यों हो गए हैं। एक और फाइटर, जो हैवी वेपन के साथ है, पूछता है कि क्या उनका सपोर्ट फाइनली आ गया है। कुछ सोल्जर्स रूफटॉप पर से चिल्लाते हैं कि एयर सपोर्ट 5 मिनट्स में आएगा और कन्वॉय 15 मिनट्स में। एक ऑफिसर अपने कॉमरेड से कैजुअल्टीज के बारे में पूछता है, जब वो एक घायल आदमी को देख रहा होता है। जो फाइटर एली का ध्यान रख रहा है, वो कहता है कि फर्स्ट एड दिया जा चुका है, लेकिन उसने बहुत खून खो दिया है, और अगर ऐसे ही रहा तो वो बचेगा नहीं। डेस्परेटली उनमें से एक आदमी विश करता है कि कोई सैंडस्टॉर्म आ जाए, क्योंकि अब ज्यादा देर तक होल्ड कर पाना मुश्किल है। टेंशन के इस मोमेंट में एक सोल्जर पैनिक में चिल्लाता है और सर्जेंट को बुलाता है। सर्जेंट की आंखें शॉक में फैल जाती है जब वो हराइजन पर कुछ भयानक देखता है। एक गन के साइड के थ्रू हम देखते हैं कि एक एनिमी उन पर आरपीजी एम कर रहा होता है, रेडी टू शूट। जो सोल्जर पहले डेस्परेट था, अब ड्रेड में सोचता है कि क्या वो लेट हो गया है सबसे बुरा होने से रोकने के लिए। एक वेल एम्ड शॉट के साथ आरपीजी पकड़ रहा आदमी सीधा हेड पर हिट होता है और तुरंत गिर जाता है। एक एलिड स्नाइपर, जो रूफटॉप पर होता है, सोचता है कि क्या ये उनके दोस्त हैं या रीइंफोर्समेंट्स आ चुकी है। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि एक और शूटर ऑलरेडी उस पर एम किए होता है और उसकी पोजीशन एक्सपोज हो चुकी होती है। एक ही पल में रूफ पर वाला एलाय भी शूट हो जाता है और उसके पास डिफेंड करने का कोई मौका नहीं होता। जमीन पर दूसरे सोल्जर्स पैनिक में चिल्लाते हैं कि एक एनिमी स्नाइपर है और सिचुएशन और भी खराब होती जा रही है। वो कमेंट करते हैं कि ये समझना मुश्किल हो गया है कि अटैक कहां से हो रहा है और ज्यादा देर तक रेजिस्ट कर पाना इम्पॉसिबल है। एनिमीज फोर्स के साथ रिटेलिएट करते हैं और एक नियर बाय बिल्डिंग पर लगातार फायर करते हैं, सोल्जर्स को हिट करने के लिए। तब एक डेस्परेट सर्जेंट चिल्लाता है अपने मेन से कि वो तुरंत नेक्स्ट बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाए और कवर लें। वो अटैक में है और नेक्स्ट बिल्डिंग के हेडक्वार्टर्स की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन एक हेलमेट जमीन पर छूट जाता है। तभी एक मिस्टीरियस फिगर दूर से सब देख रहा होता है और कहता है कि उसने उन्हें फाइनली ढूंढ लिया, चूहों की तरह छिपे हुए। टेलीस्कोपिक साइट के थ्रू स्नाइपर डेवास्टेटेड सिटी को देखता है और अपना अगला टारगेट टावर पर लोकेट करता है। इसी मोमेंट में वो एक एनिमी सोल्जर पर एम करता है, जो मशीन गन के साथ पोजीशन पर लगा होता है। तब हमारा प्रोटैगनिस्ट अपना पावरफुल वेपन फायर करता है और एक एनर्जी ट्रेल जमीन से निकलती है, टारगेट की तरफ जाती हुई। प्रोजेक्टाइल तेजी से टावर की तरफ उड़ता है, जहां एनिमी फाइटर गार्ड पर होता है। एम्यूनिशन टारगेट के और करीब आता है और लगता है कि इंपैक्ट अब इनएविटेबल है। बिल्डिंग के अंदर सोल्जर, जिसके सिर पर रेड बंदना होती है, पूरी तरह अपने पोस्ट पर फोकस्ड होता है। अचानक उसे इमिनेंट डेंजर का एहसास होता है और उसके चेहरे पर गुस्सा और हैरानी का मिक्स एक्सप्रेशन आता है। फिर हम देखते हैं एक बड़ा रेड इंपैक्ट, जो दिखाता है कि टारगेट डायरेक्टली हिट हुआ और न्यूट्रलाइज कर दिया गया। दूर से सोल्जर्स एक घायल कॉमरेड को कंधे पर ले जा रहे होते हैं, मुश्किल से। जल्दी ही वो और रेजिस्टेंस फेस करते हैं
और 2 सोल्जर्स एक फिगर इन वाइट रोब्स पर फायर करते हैं जो सामने आता है। फायरिंग के बाद अपोनेंट ग्राउंड पर गिर जाता है और 2 और लोग उससे कहकर वार्न करते हैं कि वो जल्दी मूव करें। बैटल इंटेंसली कंटिन्यू होती है और मैन अपने वेपन से मल्टीपल एनिमीज पर फायर करते हैं जो सरप्राइज में अपीयर होते हैं। एक मेकशिफ्ट शेल्टर के अंदर ऑफिसर वरीडली पूछता है कि बाहर का क्या हाल है। एक सोल्जर अर्जेंटली रिस्पॉन्ड करता है कि अपोनेंट्स लगातार आ रहे हैं और प्रेशर बढ़ता जा रहा है। एक और फाइटर अपना वेपन चेक करता है और सरप्राइज होता है कि वो शायद आउट ऑफ एम्यूनिशन है। केओस के बीच सर्जेंट एक एनिमी शॉट से हिट हो जाता है और पेन में जोर से चिल्लाता है। एक सोल्जर वार्न करता है कि सारी एम्यूनिशन खत्म हो गई है, जबकि दूसरा कहता है कि उनके पास भी ज्यादा नहीं बचा है। अचानक एक ग्रुप ऑफ एनिमीज एक कॉरिडोर में अपीयर होता है और सोल्जर्स रियलाइज करते हैं कि उनकी नंबर्स बढ़ रही है और वो सोचते हैं क्या यही उनका एंड है। चाहे वो इंजर्ड था, सर्जेंट फिर भी अपना वेपन फायर करता है, डिटरमिन्ड कि कम से कम एक और अपोनेंट को ले जाए। वो डिटर्मिनेडली आगे देखता है, पसीने की बूंदें गिर रही होती है और उसकी आंखें टेंशन से फैली होती है। तभी एक एनिमी फाइटर उनकी तरफ ग्रेनेड फेंकता है और सर्जेंट डेंजर को बहुत लेट नोटिस करता है। रिजल्टिंग एक्सप्लोजन मैसिव होता है और एरिया को डेब्री और डस्ट से भर देता है। स्मोक क्लियर होने के बाद हम देखते हैं कि कई अपोनेंट बॉडीज जमीन पर फैली होती है, जो कॉन्फ्रंटेशन की वायलेंस दिखाती है। उसके बाद कई स्मोक ग्रेनेड्स एनवायरनमेंट में फेंके जाते हैं, जो सबकी विजन डार्क कर देते हैं। स्मोक बॉम्ब्स एक डेंस कर्टन रिलीज करते हैं, जो बैटलफील्ड को जल्दी कवर कर लेता है। फॉग के थ्रू कुछ एनिमीज जो आगे बढ़ रहे होते हैं, वो गिर जाते हैं बिना समझे कि क्या हो रहा है। एक अपोनेंट जिसके सिर पर टर्बन होता है, डर के साथ देखता है जब एक ग्लोइंग आईज वाला फिगर उसके सामने तेजी से आता है। एक स्विफ्ट ब्लो के साथ एनिमी हिट होता है और हम देखते हैं एक बड़ी रेड स्टेन हवा में फैलती है। प्रोटैगनिस्ट काफी इंजर्ड दिखता है, लेकिन अब भी खड़ा है, सिचुएशन को देखते हुए। एक और अपोनेंट को वही मिस्टीरियस फिगर पीछे से सरप्राइज करता है, लाइटनिंग की तरह मूव करते हुए। एक आदमी जो व्हाइट टर्बन में होता है, शॉक्ड होता है अपने कंपेनियन को इतनी जल्दी और लीथली अटैक होते देखकर। उसके रिएक्ट करने से पहले ही वो भी टारगेट हो जाता है अटैक से और एक ब्लू ऑरा एक्यूरेट ब्लो को सराउंड करता है। प्रोटैगनिस्ट इनक्रेडिबल स्पीड से स्मोक के बीच एडवांस करता है, अपने ब्लेड के साथ कोई पावर यूज करते हुए। 2 और डिस्टेंट एनिमीज मूवमेंट देखते हैं और उस स्ट्रेंज फिगर की तरफ फायर करते हैं, लेकिन वो मिस्टीरियस बीइंग एजिलिटी से शॉट्स डॉज करता है और शूटर्स की तरफ एडवांस करता है। फिर वो जंप करता है और एक ग्लोइंग वेपन के साथ अटैक प्रिपेयर करता है, रेडी टू एलिमिनेट मोर अपोनेंट्स। वो बीइंग एक पावरफुल ब्लो एक्सिक्यूट करता है और कई ब्लू रेज हवा में अलग अलग डायरेक्शंस में कट करते हैं विद ग्रेट इंपैक्ट। इसके बाद एक बड़ी क्लाउड ऑफ डस्ट और डेब्री उठती है रीसेंट अटैक के डेवस्टेटिंग इंपैक्ट के बाद। सोल्जर्स कंफ्यूजन में देखते हैं और उनमें से एक पूछता है कि क्या हो रहा है, जबकि दूसरा कहता है कि कोई एनिमी से लड़ रहा है। तब तक हमारा हीरो अपना अटैक कंटिन्यू करता है और एक पावरफुल किक से अपने अपोनेंट को हिट करता है, लेकिन और एनिमीज अपीयर होते हैं और चिल्लाते हैं कि उसे एलिमिनेट करो बिना मर्सी के। लेकिन स्किल्ड फाइटर वापस फायर करता है और हवा में एनिमी प्रोजेक्टाइल्स को प्रिसिशन के साथ निम्बल तरीके से डॉज करता है। फिर वो एक बड़े अपोनेंट के पास जाता है और अपने पिस्टल से, जो उसके राइट हैंड में होती है, एक वेल एम्ड पंच देता है। सोल्जर्स इंप्रेस्ड होते हैं क्योंकि बिना किसी हैवी इक्विपमेंट के सिर्फ पिस्टल से ही वो इतना डैमेज कर देता है। उनमें से एक पूछता है कि क्या वो आदमी उनका एलाय है। एक और कहता है कि उसने एक एशियन आदमी के बारे में सुना है जो मास्क और चश्मा पहनता है। वो मिस्टीरियस फाइटर कई अपोनेंट्स का सामना करता है और ये रिवील होता है कि उसके सिर पर बाउंटी 1.5 मिलियन की है। 2 और एनिमीज अपीयर होते हैं और अपने वेपन्स प्रोटैगनिस्ट पर पॉइंट करते हैं, शूट करने के लिए रेडी। बिना एक सेकंड हेजिटेट किए वो मास्टफुली मूव करता है
और उसकी सिलुएट के अराउंड ब्लू ट्रेल्स बन जाते हैं। जैसे ही वो शॉट्स को डॉज करता है और काउंटर अटैक करता है। मेंशन किया जाता है कि वो एक मर्सनरी है जो हर बैटल जीता है जिसमें उसने हिस्सा लिया। एक सोल्जर एक फॉलन एनिमी को ऑब्जर्व करता है। फाइटर्स तब रियलाइज करते हैं कि वो वही फेमस मर्सनरी हो सकता है जिसके पास एक सिनिस्टर और पावरफुल ब्लू ऑरा है। एक ऑफिसर उस मिस्टीरियस आदमी को घूरता है और लगता है वो उसे पहचान गया है। तभी एक राउंड ऑफ एम्यूनिशन तेजी से उसकी तरफ आता है। एक पेन भरी चीख के साथ सोल्जर शोल्डर पर हिट हो जाता है एक अनएक्सपेक्टेड शॉट से जो किसी अननोन जगह से आया होता है। वो फिगर मिलिट्री की तरफ मुड़ता है और कहता है कि अभी रिलैक्स करना थोड़ा जल्दी होगा। सिचुएशन टेंस होती जा रही होती है। फिर वो कहता है कि उसके पास बॉडीज का ध्यान रखने का वक्त नहीं है और उसका नाम रिवील होता है, इमॉर्टल केवाई। उसकी आंखें सनग्लासेस के नीचे तेज चमकती है और उसके फेस पर लगी ब्लैक मास्क से स्मोक निकलती है। मिलिट्री उसे सराउंड कर लेती है और उनमें से एक पूछता है कि खालिद फ्रॉम टीम 0 इतनी डेंजरस जगह पर क्या कर रहा है। केवाई चलना स्टार्ट करता है, लेकिन एक सोल्जर चिल्लाता है कि रुक जाओ, अभी भी बाहर एनिमीज है। लेकिन सर्जेंट कहता है नहीं और वो मर्सनरी का पीछा करेगा। उसके फेस पर एक डिटरमिन्ड एक्सप्रेशन होता है। एक आदमी वार्न करता है कि बाहर अभी भी बहुत सारे एनिमीज हैं, लेकिन सर्जेंट उस आदमी की एबिलिटी पर कॉन्फिडेंट लगता है। वो ऐड करता है कि अगर वो असली खालिद है तो उसके कंपेनियंस जरूर आसपास होंगे और फाइट में हेल्प कर रहे होंगे। वैसे भी मिलिट्री कंपनी टीम 0 अपीयर होती है और रिपोर्ट देती है कि पॉइंट बी सक्सेसफुली सिक्योर कर लिया गया है। सर्जेंट देखता है कि मर्सनरी अपनी टीम के साथ जुड़ गया है और वंडर करता है कि असल में क्या हो रहा है। एक बड़ा बियर्डेड आदमी प्रोटैगनिस्ट से पूछता है कि क्या वो अकेला ठीक था जबकि अपोनेंट्स इतने सारे थे। हीरो रिप्लाई करता है कि उसने भी कई लोगों को हैंडल किया और जेरल्ड से कहता है कि अब टीम का ध्यान अच्छे से रखना। मास्क्ड मैन अपने कंपेनियन को थैंक करता है उन सब के लिए जो उन्होंने अब तक मिलकर किया इस इंपॉर्टेंट मोमेंट तक। ऑफिसर खालिद से बात करने की कोशिश करता है कि क्या हुआ, लेकिन जेरल्ड अपने हाथ से उसे रोक देता है और कहता है बस अब और नहीं। फिर बियर्डेड मैन रिक्वेस्ट करता है कि उसे इंटरप्ट न किया जाए क्योंकि आज उसके फ्रेंड का सीक्रेट रिटायरमेंट सेरेमनी है। यह सुनकर फाइटर्स जिनको टीम ने अभी अभी बचाया होता है बस चुपचाप वो सीन देखते हैं। फिर जेरल्ड उनसे कहता है कि आज तुमने कुछ भी नहीं देखा। जैसे ही प्रोटैगनिस्ट अकेले हराइजन की तरफ चलता है, सीन चेंज होता है। एक न्यूज़पेपर हेडलाइन में चेयरमैन ली जून हियान ऑफ डार्क ग्रुप के गुजर जाने की न्यूज होती है। अगला सीन एक बड़ा ट्रेडिशनल कोरियन टेम्पल का होता है जहां तेज धूप होती है और दिन शांत लगता है। ऊपर से कोर्टयार्ड दिखाई देता है जहां कई लोग ब्लैक सूट्स में होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स जैसे। कुछ बड़े रेड्स जिनके ऊपर कोरियन में मैसेजेस लिखे होते हैं ये कंफर्म करते हैं कि वहां एक ग्रैंड फ्यूनरल हो रहा है। रिपोर्टर्स इवेंट का फोटो ले रहे होते हैं और उनमें से एक वंडर करता है कि ये आने वाला आदमी कौन है। एक और जर्नलिस्ट कमेंट करता है कि अगर वो रिलेटिव नहीं है तो शायद उसे अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। फिर एक मिस्टीरियस आदमी फ्यूनरल की तरफ चलता हुआ दिखता है। हम देखते हैं कि ये आदमी वही प्रोटैगनिस्ट है। वहां एक आदमी का पोर्ट्रेट होता है, सूट में, सीरियस एक्सप्रेशन के साथ, जो दिखाता है कि वही डिजीज है जिसका फ्यूनरल हो रहा है। पास ही एक कपल मॉर्निंग क्लोथ्स में मूवमेंट ऑब्जर्व करता है, सीरियस और फॉर्मल एक्सप्रेशंस के साथ। अचानक वो वुमन साइड की तरफ देखती है, सरप्राइज और थोड़ा नर्वस फील करती है, जैसे उसने किसी अनएक्सपेक्टेड फिगर को पहचान लिया हो। उसके बाद जो आदमी पहले आया था वो रिवील होता है, यंगेस्ट मास्टर ऑफ द फैमिली। उसकी आंखें बंद होती है। एक ओल्डर रिलेटिव रियलाइज करता है कि लाई जोंग वैन, जो मिसिंग ब्रदर था, वो जिंदा है। न्यूकमर धीरे धीरे ऑल्टर की तरफ चलता है जहां डिजीज्ड की फोटो होती है ताकि वो अपने रिस्पेक्ट्स दे सके। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, रिलेटिव उसे कॉन्फ्रंट करता है और पूछता है, क्या 6 साल हो गए?
तुम इतने टाइम तक कहाँ थे? मैन इन दी सूट एक डिस्टेंट लुक के साथ रिस्पॉन्ड करता है कि वो बस इधर उधर भटक रहा था, और फिर उस आदमी को ब्रदर कहकर बुलाता है। ओल्डर फैमिली मेंबर वार्न करता है कि ये जगह उसके लिए नहीं है, और कंप्लेन करता है कि रिपोर्टर्स वहां इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। वो कहता है कि चाहे वो एक अनग्रेटफुल सन है जो 6 साल बाद लौट के आया है, लेकिन कम से कम उसे अपने लास्ट रिस्पेक्ट्स देने चाहिए। एंग्री रिलेटिव उसे शेमलेस कहता है और बोलता है कि उसने ये कहकर डिसअपियर कर दिया था कि लोग उसे मारना चाहते हैं। पूछता है कि क्या उसे पता है उसके डिसअपियर होने से कितना केओस क्रिएट हुआ। यंग मैन फिर एक्सप्लेन करता है कि उनकी मां उसके बाद डिल्यूजन्स का शिकार हो गई थी, और वो अपने ब्रदर से थोड़ा समझने की गुजारिश करता है। उस लेडी के चेहरे पर रिलीफ होती है और वो कहती है कि वो खुश है कि अब उसने अपने सेंसेस वापस पा लिए हैं। डियर, लेकिन ओल्डर ब्रदर वरी करता है कि अगर रिपोर्टर्स उसके सडन रिटर्न का पता लगा लेंगे तो फैमिली की बीज़ाती हो जाएगी। न्यूकमर फिर स्टेट करता है कि अब से वो सिर्फ एक कॉमन मॉर्नर के रूप में अपने रिस्पेक्ट्स देगा और फिर वहां से चला जाएगा। रिलेटिव गुस्से में उसे पैरासाइट कहता है और पूछता है कि उसके पास क्या हक है इतने रूड तरीके से इंटरप्ट करने का। आर्ग्यूमेंट इग्नोर करते हुए मैन इन दी सूट ऑल्टर के पास जाता है और एक छोटी फ्लेम से इंसेंस स्टिक लाइट करता है। वो दोनों हाथों से इंसेंस स्टिक पकड़ता है और डिजीज के रिस्पेक्ट में रिचुअल के लिए तैयार होता है। फिर वो ऑल्टर के सामने डीपली बो करता है और पहले ही एक साइलेंट अपॉलॉजी देता है। आखिर में वो सीधा खड़ा होता है और उन लोगों को कहता है कि इस सब को अपना कर्मा समझो, उन कपल की तरफ सीरियसली देखते हुए। अपने थॉट्स में यंग मैन अपनी मां की मौत को याद करता है और जिन लोगों ने उसकी मां की जान ली उनसे बदला लेने की कसम खाता है। वो कहता है कि वो सबसे बदला लेगा, चाहे वो उसका अपना खून ही क्यों न हो, उसकी रिलेंटलेस डिटर्मिनेशन दिखाते हुए। फिर उसका भाई पूछता है कि क्या वो फिर से छोड़कर जाने का सोच रहा है, लेकिन न्यूकमर रिप्लाई करता है कि अब वो थक चुका है भटकने से। एक सिनिकल स्माइल के साथ रिलेटिव कमेंट करता है कि कभी कभी घर के बाहर रहना ज्यादा कंफर्टेबल होता है। दूसरा कहता है कि वो सिर्फ कंफर्ट ढूंढने की कोशिश करता है। प्रोटैगनिस्ट क्लेम करता है कि उसने बाहर काफी मुश्किल वक्त गुजारा है और अब जब उसने हिम्मत इकट्ठी कर ली है तो वो अपना छूटा हुआ करियर कंटिन्यू करना चाहता है। ओल्डर फैमिली मेंबर गुस्से में आ जाता है और क्वेश्चन करता है कि वो वापस प्रोसिक्यूटर बनने की बात कैसे कर सकता है, जबकि वो तो उसके अपॉइंट होने से पहले ही डिसअपियर हो गया था। वो रेज करता है कि रिपोर्टर्स इस बात को पकड़ लेंगे और ग्रुप के नाम के साथ साथ उनके फादर के नाम को भी टार्निश करेंगे, और पूछता है कि क्या उसे इस बारे में कुछ पता नहीं है। तब यंग मैन को याद आता है कि उसकी मां का सपना और उसका अपना भी सपना प्रोसिक्यूटर बनने का था, और उसने भूल गया था कि वो भी उस सपने में शामिल था। फ्यूरियस होकर उसका भाई उसे बास्टर्ड बुलाता है और कहता है कि अब उसे अपने चॉइस की जिम्मेदारी लेनी होगी। फिर वो सेक्रेटरी किम को ऑर्डर देता है कि प्रोसिक्यूशन से कांटेक्ट करें और तैयारी शुरू कर दें। सेक्रेटरी तुरंत अग्री करता है। भाई ये भी कहता है कि ये इन्वेस्टिगेट किया जाए कि कहीं कोई हिडन मोटिव तो नहीं है, और वो वुमन पूछती है कि क्या वो मां के शेयर्स के बारे में नहीं पूछेगा। वो कमेंट करती है कि वो हमेशा से मिस्टेरियस रहा है तो ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन फिर करेक्ट करती है खुद को और अपने हस्बैंड को प्रेसिडेंट कहकर बुलाती है। यंग मैन पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। सेक्रेटरी उसे याद दिलाता है कि जब वो डिसअपियर हुआ था तब उसे ढूंढा नहीं जा सका था और अब कुछ लिमिट्स होंगे। चमकते ह्यू आंखों के साथ प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उन्होंने उसे नहीं ढूंढा। सेक्रेटरी सरप्राइज में पूछता है कि वो क्या कहना चाहता है। मैन इन द सूट दूसरे पर इल्जाम लगाता है, कहता है कि उन्होंने उसे नहीं ढूंढा, उन्होंने कोशिश ही नहीं की। वो कंटिन्यू करता है कि उसका भाई कॉम्प्लिसेंट था और इसीलिए लाइट जोंग वेन वापस आया है। अगर उनका फादर जिंदा होता तो वो शेयर्स वापस दे देता। प्रेसिडेंट फिर ऑर्डर देता है कि इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि उसने डिसअपियरेंस के दौरान किसी एग्जीक्यूटिव से कांटेक्ट किया था या नहीं,
और वो किससे मिला और किसके साथ रहा। एक स्टर्न लुक के साथ बॉस डिमांड करता है कि ऑल नेसेसरी मीन्स तुरंत इस्तेमाल किए जाए। सेक्रेटरी नर्वसली अग्री करता है। वो सोचता है कि उसने सोचा था कि उसे उनसे कभी कांटेक्ट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अब ये उसके लिए प्रॉब्लमैटिक हो गया है। जब वो वॉक करते हैं, एक ओल्डर मैन याद करता है कि लाइन में डिसअपियर हुए उसे 6 साल हो चुके हैं और उन्होंने उसे काफी ढूंढा भी था। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या वो ओल्डर मैन के घर रह सकता है, क्योंकि वो जगह काफी स्पेशियस है। ओल्ड मैन हंसी में अग्री करता है। जेंटलमैन कहता है कि वो एड्रेस भेज देगा और उस लड़के से उसका फोन नंबर मांगता है ताकि अपना नंबर उसमें सेव कर सके। जब वो अपना फोन उठाता है, यंग मैन कहता है कि इस तरह से वो गिल्ट फ्री फील करेगा और अपना रेंट टाइम पर दे पाएगा। सस्पिशियस लुक के साथ ओल्डर मैन पूछता है कि वो रेंट देने के लिए पैसा कहां से लाएगा। प्रोटैगनिस्ट फोन पकड़ता है और एक मोमेंट सोचता है बिफोर आंसरिंग। फिर वो क्लेम करता है कि उसने बाहर कुछ पैसा कमा लिया था। ओल्डर मैन उस एक्सप्लेनेशन को अब के लिए एक्सेप्ट कर लेता है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स एक्सचेंज करने के बाद यंग मैन गुड बाय कहता है और बोलता है कि वो बाद में मिलेगा। क्विकली वहां से निकल जाता है। ओल्ड मैन उसे जाते हुए देखता है और पूछता है कि क्या वो अब भी प्रोसिक्यूटर के रूप में काम करना चाहता है। याद दिलाता है कि वाइस प्रेसिडेंट कभी अप्रूव नहीं करेगा। वो कंटिन्यू करता है, कहता है कि उसे पता है कि वो लड़का वाइस प्रेसिडेंट पर शक करता है, लेकिन अब तक कोई एविडेंस नहीं है जो ग्रुप को उसकी मां की डेथ से जोड़ता हो। एक स्मर के साथ यंग मैन पूछता है कि क्या इसका मतलब है कि उसकी मां की डेथ बस एक कॉमन एक्सीडेंट थी। ओल्डर मैन मुड़कर पूछता है कि क्या वो उससे कुछ और करने को कह रहा है, क्योंकि वो सिर्फ उसके लिए वरीड है। प्रोटैगनिस्ट रिस्पॉन्ड करता है कि 6 साल बीत चुके हैं और उस दौरान उसने सर्वाइव करने के लिए डिटर्मिनेशन के साथ फाइट किया। वो फर्मली कहता है कि अगर ऐसा ना होता तो वो कभी कोरिया वापस ना आता। वो कमेंट करता है कि उसमें अब बहुत बदलाव आ गया है, लेकिन अगर वो इतना डिटर्मिन्ड है तो अब कोई उसे उसके रास्ते पर चलने से नहीं रोक सकता। हाँ, वो वार्न करता है जंग वैन को कि ये आसान नहीं होगा, क्योंकि जैसे उसकी मां और सब कुछ उससे छीन लिया गया, उसी तरह लॉ कभी उसके फेवर में नहीं होगा। सीन शिफ्ट होता है। एक ट्रेन सनसेट में ब्रिज क्रॉस करती है। नैरेटिव कंटिन्यू होती है ट्रेन के अंदर के न्यूज शॉट्स के साथ। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि ली जोंग, जो नया प्रेसिडेंट है, उसके लिए वो आखिरी बचा हुआ थ्रेट है। वो रिफ्लेक्ट करता है कि प्रेसिडेंट को उसका पर्पस कोरिया में ऑलरेडी पता होगा और शायद उसने प्रोसिक्यूशन पर अपना इन्फ्लुएंस भी इस्तेमाल किया हो। फोन पकड़ते हुए वो एक कॉल रिसीव करता है। वो आंसर करता है, रिपोर्टर किम संगी, रेडी टू एक्ट। प्रोटैगनिस्ट डिसाइड करता है कि वो पब्लिक ओपिनियन को अपनी तरफ लाएगा और उसी को अपना मेन वेपन बनाएगा। लाइन के दूसरी तरफ एक मस्कुलर आदमी टैंक टॉप में कॉल उठाता है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि काफी वक्त हो गया जब उनकी बात हुई थी। बर्ली मैन उसकी आवाज पहचानता है और सरप्राइज में पूछता है कि क्या वो खालिद है और क्या वो फाइनली कोरिया आ गया। प्रोटैगनिस्ट रिप्लाई करता है कि बैटलफील्ड पर नहीं है तो उसे जंग वेन कहकर बुला सकता है। दूसरा आदमी हंसी में कहता है कि वो उसकी आवाज कभी नहीं भूल सकता। जंग वेन पूछता है कि क्या वो दोनों जल्दी मिल सकते हैं, लेकिन रिपोर्टर कहता है कि वो एक बिजनेस ट्रिप पर है और मिलना मुश्किल होगा। फॉर्मर मर्सनरी सॉरी फील करता है क्योंकि उसे कुछ पर्सनली पूछना था। रिपोर्टर स्माइल करता है, सोचता है कि ये उसका मौका है एक फेवर चुकाने का। फिर वो पूछता है, क्या इतना काफी नहीं है, और कहता है, तुम्हारा इंपॉर्टेंट मैटर क्या है। जंग वेन रिप्लाई करता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो कहता है, बस एक हॉट स्टोरी को सोशल अफेयर्स सेक्शन से पास करना है। रिपोर्टर सीरियस लुक के साथ पूछता है कि वो किस जॉनर की स्टोरी चाहता है और जंग वेन जवाब देता है, क्राइम, कुछ बड़ा। जर्नलिस्ट सोचता है कि इसमें डेंजर की स्मेल है और पूछता है कि क्या उसका रिटायरमेंट सिर्फ एक ड्रामा था, क्या वो कुछ और प्लान कर रहा है। एक स्माइल के साथ वो अग्री करता है और एक रीसेंट स्कूल वायलेंस केस का मेंशन करता है जिसमें पूरे देश को झटका लगा था।
प्रोटैगनिस्ट दो स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करता है और रिपोर्टर कंटिन्यू करता है। सस्पेक्ट्स ने सभी विटनेसेस और एविडेंस हटा दिए हैं। वो कमेंट करता है कि स्कूल वायलेंस का केस खालिद के लिए छोटा हो सकता है, लेकिन रिसेंटली तक ये हॉटेस्ट टॉपिक था। जंगवन एक हल्की सी स्माइल के साथ कहता है कि किसने क्राइम किया वो मैटर नहीं करता, सबसे इंपॉर्टेंट है केस का सेंसेशनल वैल्यू। सूरज के ढलते वक्त हम एक सुंदर लैंडस्केप देखते हैं, ट्रीज और एक लैंप पोस्ट के साथ एक क्वाइट पार्क में। पार्क बेंच पर बैठा जंगवैन अपने फोन पर कुछ पेपर्स देखते हुए कहता है, जरा देखो। वो डिस्कवर करता है कि केस उस एरिया में हुआ था और उसमें चोइजुयन गैंगजिन हाई स्कूल का 3rd ईयर स्टूडेंट इन्वॉल्व्ड है। इंफॉर्मेशन रिवील करती है कि विक्टिम को लगातार असॉल्ट किया गया था और मंथ्स तक उसे बहुत ही बुरे काम करने के लिए फोर्स किया गया। परपेट्रेटर्स उसी क्लास के 4 मेल स्टूडेंट्स थे। इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट सिर्फ थ्रेट्स और इंसल्ट्स को रिकॉग्नाइज करता है। एक दिन विक्टिम के अल्कोहलिक फादर ने अटैकर्स के साथ डील की और फाइनल पनिशमेंट सिर्फ 12 आवर्स का स्कूल सर्विस था। आखिर में इन्वेस्टिगेशन इसी पर कंक्लूड हो गई और विक्टिम की टेस्टिमनी अथॉरिटीज ने इग्नोर कर दी। इवन दो केस ने पूरे देश को गुस्से से भर दिया था, उसे छुपाया गया और विक्टिम अभी भी उन्हीं अटैकर्स के साथ स्कूल जाता है। प्रोटैगनिस्ट के लिए ये सब कुछ काफी है। उसका फर्स्ट केस बनाने के लिए जब वो कंट्री में वापस आया है, एक हल्की सी स्माइल के साथ वो सोचता है, क्या अब वक्त नहीं आ गया कि सब कुछ ठीक करने के लिए एक्शन लिया जाए? जैंगजिन स्कूल के सामने एक लड़का साय करता है और सोचता है कि उसे ये सब और कितनी देर तक झेलना पड़ेगा। एक कार के अंदर कोई सोचता है कि मीडिया अब शांत हो गया है और अगर थोड़ा और रुक जाए तो सब ठीक हो जाएगा। अटैकर्स कार में होते हैं। उनमें से एक कंप्लेन करता है, उस लड़की को रिपोर्ट करने की क्या जरूरत थी? सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया। एक बुल्ली हंसी करता है और विक्टिम के फादर का मजाक उड़ाता है, कहता है उसने उसे पैसे के लिए बेच दिया, इसीलिए गरीब लोगों से खेलना मजेदार होता है। एक लड़का वार्न करता है, चुप रहो, एक गलती सब कुछ बिगाड़ देगी। लेकिन दूसरा वार्निंग को इग्नोर करता है और कहता है, चलो कुछ नए टॉयज ढूंढते हैं फन के लिए। दूसरा उस बात से गुस्सा हो जाता है, उसे बास्टर्ड कहकर बोलता है, तुम सिचुएशन से डिसअपॉइंट हो क्या? तभी उनकी कार रुक जाती है। एक पैर के सामने ड्राइवर पैनिक में आता है, समझ नहीं पाता कि क्या हुआ। व्हीकल एकदम से रुकता है, एसफाल्ट पर टायर्स के स्क्रीचिंग साउंड के साथ। फ्यूरियस ड्राइवर विंडो से चिल्लाता है, मरना है क्या? हटो रास्ते से। जंगवैन अपना हाथ कार के हुड पर रखता है और ड्राइवर की लैंग्वेज का मजाक उड़ाता है। वो इंट्रोड्यूस करता है खुद को, मैं हिमान का अंकल हूं। सिक्योरिटी गार्ड नीचे देखकर साय करता है और उस लड़के को पैथेटिक रेच बोलता है। बिना डरे जंगवैन कहता है कि वो बिजी है और इस बार छोड़ देगा, लेकिन पोलाइटली कहता है कि हट जाए। एक मॉकिंग टोन में हीरो कहता है, मैं तो डर गया, ऐसे में प्रॉपर कॉन्वर्सेशन पॉसिबल ही नहीं। फिर वो अपने फोन में सिक्योरिटी गार्ड की फोटो दिखाता है और टीज करता है, जब फेमस बन जाओगे तब क्या प्रिटेंड करोगे कि मुझे नहीं जानते? बड़ा आदमी फ्यूरियस हो जाता है और उसे कंप्लीट थक कहकर फोन छीनने की कोशिश करता है। हीरो उससे प्रेस करता है, क्या तुम कह नहीं सकते कि तुम ज्ञान हिमान को नहीं जानते? रिपीट करो। फिर हीरो कहता है, बस अगर तुम ऐसे बिहेव करोगे तो कोऑपरेशन मुश्किल हो जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड पेशेंस लूज करता है और डायरेक्टली पूछता है, तुम चाहते क्या हो? एक स्माइल के साथ एक्स-मर्सनरी कमेंट करता है, तुम्हारी जुबान काफी तेज है, लगता है काफी एक्सपीरियंस हो। ब्रूट गुस्से में चिल्लाता है, बकवास बंद करो। उस लड़की के बाप ने डील एक्सेप्ट कर ली है। एक स्मर के साथ मैन इन द सूट सिर्फ एक सरप्राइजिंग नंबर बोलता है, 200। फिर कहता है 202। मैं चुप हो जाऊंगा और बिना ट्रबल के चला जाऊंगा। शॉक सिक्योरिटी गार्ड नंबर रिपीट करता है, 200। वो यकीन नहीं कर पाता जो सुना। बॉडीगार्ड उसे बिलिटल करता है, क्या तुम इतने कम के लिए काम करते हो? तुम्हें पता भी है तुम किससे उलझ रहे हो?
कार का डोर ओपन होता है और प्रोटैगनिस्ट को बुलाया जाता है मैटर रिजॉल्व करने के लिए। सिक्योरिटी गार्ड कहता है, तेरी आइडेंटिटी कंफर्म करने के बाद और एक टर्म साइन करवा के तुम्हें पैसा मिलेगा, आजा अंदर। हीरो साय करता है, मुझे टाइट स्पेसेस से नफरत है, और अटैकर की कार में चढ़ जाता है। बाहर गार्ड देखता है कार को जाते हुए, मैन इन द सूट को ले जाते हुए एक अननोन लोकेशन की तरफ। व्हीकल के अंदर एक बुली न्यूकमर को कोल्ड और सस्पिशियस नजर से घूरता है। कार रोड पर आगे बढ़ती है। एक और ब्लैक व्हीकल क्लोजली फॉलो करता है, जो पॉसिबल ट्रैप इंडिकेट करता है। लेकिन फॉर्मर मर्सनरी कंप्लीटली रिलैक्स्ड होता है, हाथ सिर के पीछे रखकर। वो सोचता है, एम्बुश का तो आदत था, लेकिन ये सिचुएशन अभी भी अजीब लगती है। एक यंग मैन पूछता है, इस लीच को पैसे क्यों दे रहे हो? धमका के हटा देते, लेकिन ग्रुप लीडर उससे डांटता है, प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दिया था कि केस कवर अप हो, कोई अटेंशन नहीं चाहिए। वो जूयन से कहता है, चुप रहो। अब सब कुछ शांत हो गया है। दूसरी कार में गार्ड सोचता है, अगर इसने सोशल मीडिया पे कुछ डाल दिया तो सब कुछ खराब हो जाएगा। एंग्री गार्ड लड़के से कहता है, और प्रॉब्लम्स मत क्रिएट करो, हमें उस रास्ते पर जाने की जरूरत नहीं है। बैक सीट में एक अटैकर कंप्लेन करता है, लड़की के बाप ने पैसा ले लिया और मैं क्रिमिनल थोड़ी ना हूं। हीरो सोम्बर एक्सप्रेशन के साथ सुनता है जब बुल्ली बोस्ट करता है, मेरे बाप ने कभी इतना पैसा नहीं देखा होगा। कार्स एक लार्ज अबैंडन्ड कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचती है, सूरज के लाल रंग के हराइजन के नीचे। जब व्हीकल डोर ओपन होता है तो यह क्लियर होता है कि वो लोग अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं, जहां अग्रीमेंट होने वाला था। ब्रूट सिक्योरिटी गार्ड कार से निकलता है और प्रोटैगनिस्ट से कहता है, हम पहुंच गए। उसका फेस गुस्से से भरा होता है, वेन्स पॉप कर रही होती है, रेडी टू सॉल्व एवरीथिंग बाय फोर्स। कार से उतरते वक्त एक्समर्सनरी जोक करता है, मैं तो समझा ही नहीं कि तुम सामने खड़े हो। फिर वो कार के हुड पर बैठ जाता है और पूछता है, अगर यहां का एनवायरनमेंट तो काफी अच्छा है, वो कहता है, और अगर गेस्ट्स का स्वागत ऐसे करते हो तो। लेकिन तभी फ्यूरियस बॉडीगार्ड एक नाइफ निकालता है और चिल्लाते हुए लड़के पर दौड़ पड़ता है, चुप हो जा और तैयार हो जा बुरा टाइम देखने के लिए। लेकिन प्रोटैगनिस्ट बोर्ड लगता है। वो सोचता है कि अपोनेंट की टैक्टिक पुरानी और आउटडेटेड है। एक क्विक मूव के साथ वो अटैक डॉज करता है और एक डायरेक्ट पंच मार देता है ब्रूट के चिन पर। सिक्योरिटी गार्ड शॉक होता है, इतनी आसानी से हार गया उस आदमी से जिसे उसने अंडर एस्टिमेट किया था। हमारे हीरो ने अपोनेंट का रिस्ट ट्विस्ट करके उसे फोर्सफुली इमोबिलाइज कर दिया, बिना किसी मेहनत के। फिर वो क्वेश्चन करता है, नाइफ बिना मैनर्स के चलाना कोई काम का है क्या? और एक ही पावरफुल मूव से गार्ड को ग्राउंड पर गिरा देता है। कार के अंदर बुलीज पैनिक में आ जाते हैं और अपना सिर पकड़ लेते हैं, वायलेंट सीन से डरते हुए। ग्राउंड पर गिरा गार्ड पेन में कराहता है, उसका चेहरा ट्विस्टेड होता है और वो उठ भी नहीं पाता। फॉर्मर मर्सनरी उसके पास जाकर उसे ऊपर से देखता है, सुपीरियोरिटी के लुक के साथ। उसकी आंखें कोल्ड और कैलकुलेटिंग होती है, क्लियरली दिखाता है कि वो सिचुएशन के कंप्लीट कंट्रोल में है। तभी कार के बाकी ऑक्यूपेंट्स व्हीकल से उतरते हैं और हीरो को घेर लेते हैं। हेंचमैन वेपन्स के साथ खड़े होते हैं और दो लोग अटैक के लिए प्रिपेयर करते हैं। थग्स उसके आसपास नाइव्स और एक बेसबॉल बैट के साथ घूम जाते हैं, रेडी टू फाइट। प्रोटैगनिस्ट मॉक करता है, यहां इतनी जेनरस हॉस्पिटैलिटी देख के समझ नहीं आ रहा क्या करूं। एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ हीरो कहता है, मैं तुम्हें एक चांस देता हूं सरेंडर करने का। अभी सरेंडर कर लो तो पीसफुली सब खत्म हो सकता है। वो सेंटेंस कंप्लीट करता है, मैं प्रॉमिस करता हूं तुम्हें सेफ और बिना चोट के घर भेज दूंगा। लेकिन हेंचमैन उसकी ऑडेसिटी से इरिटेट हो जाते हैं। उनमें से एक उसे बास्टर्ड बोलता है। इसी बीच कार के अंदर एक कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। लीडर सोचता है, क्या इस इंट्रूडर के पास कोई सीक्रेट प्लान है? एक बंदा मॉकिंग टोन में कहता है, ये हिमान का अंकल है क्या? और फिर पूछता है,
200 के लिए हमें यहां तक लाया क्या इसने? उसकी आंखें गुस्से से चमक रही होती है। वो धमक देता है, आज तेरी मौत की एनिवर्सरी होगी। लेकिन हीरो सिर्फ डिसमिसिवली स्माइल करता है। मैं तो देखना चाहता हूं कि वो सच में होती है या नहीं। कार के अंदर से बुली चिल्लाता है, उसे मेरे सामने झुकने पर मजबूर करो। ऑर्डर मिलते ही हेंचमैन एक साथ अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। एक नाइफ वाला बंदा क्विक स्ट्राइक करता है, लेकिन एक्समर्सनरी इजीली उसे डॉज करता है। अटैकर शॉक में चिल्लाता है, मर जा अब। हीरो एक प्रेसाइज पंच उसके फेस पे मार देता है। अटैकर रिएक्ट भी नहीं कर पाता। एक हेंचमैन रियलाइज करता है ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है और चिल्लाता है, सब एक साथ अटैक करो। प्रोटैगनिस्ट लाइटनिंग की तरह मूव करता है और बेसबॉल बैटमैन को एक किक देता है। पावरफुल इंपैक्ट से वो अटैकर दूर जाकर गिरता है, कंप्लीटली डिफीटेड। वक्त वेस्ट किए बिना हीरो दूसरे ब्लोज डॉज करता है और एक और अपोनेंट को ग्राउंड पर गिरा देता है। फिर वो एक और हेंचमैन के थ्रोट पर डायरेक्ट पंच मार देता है। इंपैक्ट स्ट्रांग होता है और वो पीछे गिर जाता है। लास्ट रिमेनिंग मैन टेरिफाइड होता है अपने कंपेनियन को गिरा हुआ देखकर। एक्समर्सनरी उस ब्रूट का सामना करता है जो नाइफ हाथ में लेकर डर से कांप रहा होता है। एक स्मर्क के साथ वो प्रोवोक करता है, डरा हुआ लग रहा है, फाइट कर ले। गुस्से में ब्रूट चिल्लाते हुए उस पर दौड़ता है, डेस्परेट नाइफ अटैक के साथ। लेकिन वो भी क्विकली डिफीटेड होता है और ग्राउंड पर गिर जाता है। लीडर सब कुछ शॉक में देख रहा होता है। ये पॉसिबल कैसे है? वो सोचता है, ये क्या मॉन्स्टर है और ये मिस्टेरियस लड़का आया कहां से? एक कोल्ड लुक के साथ प्रोटैगनिस्ट रिप्लाई करता है, मैंने तो पहले ही कहा था, मैं सिर्फ हिमान का अंकल हूं। टेरिफाइड हेंचमैन का लीडर पैनिक में भागने लगता है जिंदा बचने के लिए। हीरो कॉन्टेम्प्ट के साथ देखता है, ऐसे पैथेटिकली भाग रहा है तू? वो बंदा कार तक पहुंचता है और चिल्लाता है, जूयन भाग जा, वो हमारे पीछे है। लेकिन तभी एक्समर्सनरी कार की विंडो को किक करता है जो टूट जाती है और ड्राइवर के फेस पे लगती है। कार के अंदर दोनों बुलीज चिल्लाते हैं सडन वायलेंस देखकर। बाहर हीरो डिफीटेड लीडर को बालों से पकड़ता है इंटिमिडेटिंग लुक के साथ। मेन एग्रेसर सोचता है, क्या ये बंदा इंसान भी है? इसने अकेला सबको हरा दिया। डेस्परेटली वो ब्राइब करने की कोशिश करता है। पैसे चाहिए क्या? 10 मिलियन काफी होंगे। शैडोड फेस के साथ प्रोटैगनिस्ट ऑर्डर देता है, अभी नीचे उतर जा। बुली पूछता है, तुम्हें इससे क्या मिलेगा? पैसे तो ले लो एटलीस्ट। हीरो गुस्से में रिपीट करता है, मैंने कहा नीचे उतर अभी। यंग एग्रेसर नेगोशिएट करने की कोशिश करता है। शांति से बात करते हैं। 25 मिलियन दे दूंगा अगर 10 काफी नहीं है। मेरे पास बहुत पैसा है। एक्समर्सनरी गुस्से में उसका कॉलर पकड़ता है। बुल्ली टेरर में चिल्लाता है। फिर हीरो पूछता है, तो पहले हाइमन के साथ मिलकर पीसफुली क्यों सॉल्व नहीं किया सब? यंग मैन ऑफर करता है 25 मिलियन। हीरो अपने पीछे पेपर स्प्रे छुपा के रखता है एक स्मर्क के साथ। उसके माइंड में रिवेंज का प्लान होता है। लेकिन बुल्ली भी एक पेपर स्प्रे निकाल लेता है। वो चिल्लाता है, तू गलत बंदे से उलझ गया, अब पछताएगा तू। अटैकर स्प्रे बटन प्रेस करता है। कंटेंट हीरो की तरफ छूटता है, लेकिन एक्समर्सनरी उसका हाथ पकड़ लेता है और स्प्रे उसके खुद के फेस पर छोड़ के देता है। वो मजाक उड़ाता है, इंपोर्टेड स्प्रे का टेस्ट कैसा लगा? स्पाइसी तो होगा। फिर एक स्ट्रॉन्ग ब्लो उसके स्टमक में मार देता है। अटैकर इंपैक्ट से करहाता है। अटैकर कफिंग करता है, स्क्रीम करता है। उसकी आंखों में स्प्रे की वजह से बर्निंग होती है। उसी चांस का फायदा उठाकर प्रोटैगनिस्ट अपना स्प्रे उठाता है और बटन जोर से दबा देता है। फिर वो पूछता है, क्या ये सब खत्म हो गया? और उसे लगता है कि वो वहीं मर जाएगा। उसकी आंखों में इतना दर्द होता है कि पानी बहने लगता है और पसीना उसके चेहरे से टपक रहा होता है, क्योंकि वो उस बर्निंग सेंसेशन से सफर कर रहा होता है। लेकिन एक्समर्सनरी भी जमीन पर घुटनों के बल बैठा होता है। लगता है कि स्प्रे हवा में होने के कारण उस पर भी असर कर रहा है।
बाकी के बुलीज ये सीन देखकर भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो आदमी अब न्यूट्रलाइज हो चुका है। लेकिन ग्रुप का लीडर भागने से मना कर देता है और कहता है कि अगर उसे छोड़ दिया गया तो वो उनका पीछा जरूर करेगा। फिर वो जमीन से एक छुरी उठाता है और कहता है कि एक स्ट्रांग आदमी सिर्फ स्प्रे पेंट से कितनी देर तक जमीन पर पड़ा रहेगा। बुली सुझाव देता है कि वो उस आदमी की एक्ल्स टेंडन काट दें और उसे बेहोश करके छोड़ दें। बाकी सब अग्री करते हैं और अपने वेपन्स निकाल लेते हैं ताकि वो प्रोटैगनिस्ट पर उसके वल्नरेबल होने का फायदा उठाकर अटैक कर सके। उनमें से एक छुरी के साथ आगे बढ़ता है ताकि नील कर रहे एक्स-मर्सनरी को इंजर कर सके। तीनों एक साथ बहुत ही वायलेंट तरीके से अटैक करते हैं और मैन इन द सूट को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन लीडर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि सिर्फ उसे क्रिपल करना काफी नहीं है। वो कहता है कि उन्हें उस आदमी को मार देना चाहिए और क्राइम का इल्जाम उन बुजुर्ग आदमियों पर डाल देना चाहिए। एक ईविल स्माइल के साथ वो प्रॉमिस करता है कि वो हैमान को सलाम पहुंचाएगा और प्रोटैगनिस्ट को रेच कहकर ताना मारता है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट अचानक उठ जाता है और अटैक करने वाले का रिस्ट पकड़ लेता है ब्लो से पहले ही। एक प्रेसाइज मूवमेंट में हमारा हीरो उस बुल्ली का अटैक रोक देता है जो कि उसकी रिएक्शन देखकर शॉक में होता है। फिर वो उस लड़के का हाथ जोर से ट्विस्ट करता है जिससे लड़का दर्द के मारे चीख उठता है। छुरी जमीन पर गिर जाती है और बुली लीडर पूरी तरह ओवरपावर्ड महसूस करता है मैन इन द सूट के सामने। वो चिल्लाता है अपने साथियों को कि अटैक करो, बस तमाशा मत देखो। एक लड़का बैटन्स के साथ आगे बढ़ता है और एक्स-मर्सनरी को हिट करने की कोशिश करता है जो अभी भी जमीन पर होता है। लेकिन हमारा हीरो उस ब्लो से बच जाता है और बैटन का वार गलती से उसके ही कंपेनियन के शोल्डर पर लग जाता है। वो लड़का जोर से चीख उठता है इतने स्ट्रॉन्ग और अनएक्सपेक्टेड इंपैक्ट से। दूसरा अटैकर एक स्टिक के साथ अटैक करने के लिए तैयार होता है लेकिन प्रोटैगनिस्ट बिना किसी डर के उसका सामना करता है। एक फ्यूरियस लुक के साथ वो जमीन से छुरी उठाता है और फाइनल काउंटर अटैक के लिए तैयार होता है। फिर वो अपना वेपन उठाता है और फाइनल ब्लो के लिए रेडी होता है। एक रेज भरी चीख के साथ हमारा हीरो छुरी के हैंडल से अटैकर की गर्दन के पीछे हिट करता है। एक स्विफ्ट और एक्यूरेट ब्लो। उसके बाद दूसरा बुली भाग जाता है और माफी मांगता है, कहता है कि वो गलत था। प्रोटैगनिस्ट रुकता है और खुद से पूछता है फॉरगिवनेस के बारे में। फिर वो जमीन पर जोर से कदम रखता है डिटर्मिनेशन के साथ और एक हेंचमैन का बैटन फेंकता है, कहता है कि माफी मांगने वाला वो नहीं है। ऑब्जेक्ट उड़ता है और उस लड़के की पीठ पर लगता है जो भागकर उस जगह से बचने की कोशिश कर रहा होता है। ग्रुप लीडर शॉक में होता है कि उसे इतनी जल्दी और ह्यूमिलिएटिंग तरीके से हरा दिया गया। फॉर्मर मर्सनरी उसे रोक लेता है और कमेंट करता है कि आजकल के स्टूडेंट्स कितने डेंजरस हो गए हैं जो ऐसे हरकतें कर रहे हैं। एक सिनिस्टर ऑरा के साथ वो पूछता है कि क्या अब वो इस मैटर पर सीरियसली बात कर सकते हैं। अटैकर जमीन पर गिर जाता है और डिस्पेयर में पूछता है कि मैन इन द सूट उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। प्रोटैगनिस्ट एक और क्वेश्चन के साथ जवाब देता है और कहता है कि उस लड़के ने तो काफी कंफर्टेबल लाइफ जी रखी है। डर के मारे बुली अपना सेल फोन निकालता है और चिल्लाता है कि अब वो पुलिस को कॉल करेगा। लेकिन मैन इन द सूट बस हाँ में सिर हिलाता है और कामली कहता है जाओ कॉल करो। अटैकर स्पीचलेस हो जाता है और समझ नहीं पाता कि उसका अपोनेंट इतना काम क्यों है। हीरो फिर पूछता है क्या तुम्हें यह जानने की क्यूरियोसिटी नहीं है कि पुलिस किसकी बात मानेगी। वो समझाता है कि ये एक स्टूडेंट के शब्द होंगे एक प्रोसिक्यूटर के अगेंस्ट और चॉइस तो ऑब्वियस है। फॉर्मर मर्सनरी कहता है कि ये समय विक्टिम बनने का नहीं है और कार की तरफ पॉइंट करता है। सिक्योरिटी कैमरा का फ्लैश दिखाई देता है और बुली रियलाइज करता है कि पूरी फाइट रिकॉर्ड हो रही थी। हीरो फिर किडनैपिंग ऑफ अ प्रोसिक्यूटर का क्राइम कोट करता है और पेनल कोड का आर्टिकल बताता है। जमीन पर घुटनों के बल बैठा बुली आखिरकार समझ जाता है कि सिचुएशन कितनी सीरियस है।
वो आर्ग्यू करने की कोशिश करता है कि शुरुआत उसने नहीं की थी, लेकिन प्रोसिक्यूटर उस बात को वेहेमेंटली डिनाई करता है। वो बताता है कि उसे किडनैप किया गया और कई लोगों ने वेपन्स के साथ अटैक किया, जो कि स्पष्ट रूप से सेल्फ डिफेंस था। डेस्परेट अटैकर घुटनों पर गिर जाता है, बिल्कुल कंफ्यूज होकर। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि अगर अपनी सजा कम करनी है तो गियान हैमान के बारे में सब कुछ कॉन्फेस करो। बुली सोचता है कि अगर प्रोसिक्यूटर इन्वॉल्व्ड हुआ तो उसके फादर तक को प्रॉब्लम हो सकती है, और इसी वजह से डील हुई थी। हमारे हीरो कार के कैमरा से मेमोरी कार्ड निकाल लेता है ताकि सबूत के रूप में उसे रख सके। वो वार्न करता है कि वो ब्लैक बॉक्स का चिप ले रहा है और कहता है कि लड़का अच्छे से सोच समझ ले। सीन चेंज होता है। टॉल बिल्डिंग्स दिखते हैं एक क्लियर दिन के बैकग्राउंड में। स्टोरी का नया फेज शुरू होता है। एक अपार्टमेंट की किचन में एक मिडिल एज्ड वुमन कामली मील प्रिपेयर कर रही होती है। हमारा हीरो कीपैड में पासवर्ड डालकर अपने एक अक्वेंटेंस के घर में एंटर करता है। वुमन सोचती है कि कौन इतनी जल्दी आ गया, और वो थोड़ा सरप्राइज होती है अनएक्सपेक्टेड विजिटर देखकर। जब वो इंटरकॉम देखती है तो एक लड़का दिखाई देता है, और वो सोचती है कि ये कौन है, क्योंकि वो उसे पहचान नहीं पाती। लड़का अपने आप को जंग वैन कहता है, और वुमन शॉक हो जाती है रियलाइज करके कि ये तो उसका मिसिंग नेफ्यू है। एक स्माइल के साथ वो दरवाजा खोलती है और पूछती है कि क्या वो वाकई उसी का नेफ्यू है इतने दिनों के बाद। प्रोटैगनिस्ट भी स्माइल करता है और पूछता है कि क्या वो ठीक थी जब वो गया था। आंट कॉमेंट करती है कि उसमें इतना चेंज आ गया है कि अगर वो उसे सड़क पर देखती तो पहचान भी नहीं पाती। वो उसकी हेल्थ के बारे में पूछती है, और लड़का रिस्पेक्ट के साथ झुककर बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है। वुमन उसे अंदर बुलाती है। लिविंग रूम में दो और लोग डिनर टेबल पर वेट कर रहे होते हैं। एक यंग वुमन गेस्ट को देखकर सरप्राइज होती है और रिग्रेट करती है कि उसने मेकअप नहीं लगाया। एम्बेरस्ड वो कहती है कि उसे अर्जेंटली हॉस्पिटल जाना होगा ताकि वो वहां से निकल सके। टेबल पर बाकी लोग उसके रिएक्शन पर हंस देते हैं, और प्रोटैगनिस्ट बस स्माइल करके सीन देखता है। टेबल पर बैठा एक लड़का उसका स्वागत करता है, और प्रोटैगनिस्ट सरप्राइज होता है रिकॉग्नाइज करके कि ये तो उसका कजिन तसु है। तसु फिर मजाक करता है कि उसकी सिस्टर हमेशा ऐसे बिहेव करती है जब वो किसी हैंडसम लड़के को देखती है, और हीरो कंफ्यूज हो जाता है। अंकल उसे बैठने और खाना खाने का इनविटेशन देता है, कहकर कि वो लॉन्ग जर्नी के बाद भूखा होगा। टेबल पर फूड भरा होता है, और फॉर्मर मर्सनरी कमेंट करता है कि उसे घर का खाना कितना मिस आता था। अंकल कहते हैं कि उसकी वाइफ ने नौकरानी को डिसमिस कर दिया और सब कुछ तैयार किया, लेकिन वो उसे डांटती है क्योंकि उसने उसे शर्मिंदा महसूस कराया। एक सीरियस लुक के साथ हमारा हीरो अपने अंकल्स को देखता है, और लगता है उसके पास कुछ इंपॉर्टेंट कहने को है। फिर वो कहता है कि उसे कुछ बताना है, और कपल चिंता में पूछता है कि क्या बात है। लड़का एक्सप्लेन करता है कि वो बस उन्हें वार्न कर रहा है ताकि जब बाद में पता चले तो वो सरप्राइज्ड न हो। एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ वो रिवील करता है कि अगले दिन के न्यूज़पेपर में एक बड़ा आर्टिकल पब्लिश होगा। वो कहता है कि कल सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन वो ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट केस पे काम कर रहा है। अंकल कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि वो अफेयर कैसे कर सकता है जब उसे अभी तक कोई पोस्ट असाइन भी नहीं हुई। हमारा हीरो एक्सप्लेन करता है कि उसका प्रोसिक्यूटर का स्टेटस सस्पेंड नहीं हुआ है, इसलिए उसके पास अब भी अथॉरिटी है। एल्डर उसे वार्न करता है कि वो केयरलेस न हो, क्योंकि ये उसके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होगा प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस में। तब लड़का पूछता है कि अगर वो किसी क्राइम का टारगेट हो तो क्या वो खुद उसे सॉल्व कर सकता है। अंकल कुछ समझ नहीं पाता, और यंग मैन सिर्फ इतना कहता है कि रीजन बताने का मकसद ये है कि वो खुद कल समझ जाएगा। वो याद दिलाता है कि उन्होंने कहा था कि कुछ लोग नहीं चाहते कि वो प्रोसिक्यूटर बने, और उसकी आंट शॉक्ड हो जाती है। अंकल कंफर्म करता है कि वाइस प्रेसिडेंट लाई जोंग ने उसे कांटेक्ट किया था ताकि वो उस पर नजर रखे और उसके स्टेप्स रिपोर्ट करे। वो आगे एक्सप्लेन करता है कि बिजनेसमैन जान जाएंगे कि उसने पास्ट 6 साल में क्या किया है,
और उसे उसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मर मर्सनरी उनके मेथड्स को जानता है और उसे वो आर्टिकल्स याद आते हैं जिसमें उसकी डिसअपियरेंस को कवर किया गया था। लेकिन वो कंक्लूड करता है कि पिछले 6 साल में कोरिया में प्रोसिक्यूटर होने का सच कभी नहीं बदला। अचानक उसका सेल फोन बजता है और स्क्रीन पर रिपोर्टर किम संगी फ्रॉम कोरिया का नाम दिखाई देता है। हमारा हीरो एक मोमेंट के लिए एक्सक्यूज मांगता है और बालकॉनी पर जाकर कॉल आंसर करता है। रिपोर्टर दूसरी तरफ चीख कर पूछता है कि उसने आखिर क्या किया जो इतना बड़ा हंगामा मच गया। वो कमेंट करता है कि खालिद के लिए भी ये कुछ ज्यादा था और वो इम्प्रेस है कि उसने क्या कर दिखाया। प्रोटैगनिस्ट रिस्पॉन्ड करता है कि अटैकर ने शायद ये सोचा होगा कि सरेंडर करना ज्यादा फायदेमंद होगा। किम संगी पूछता है क्या ये उनकी तरफ से कोई स्ट्रैटेजी है, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रोसिक्यूटर के पास एविडेंस है। फॉर्मर मर्सनरी कंफर्म करता है कि उसके पास सिर्फ उस यंग मैन के खिलाफ ही नहीं बल्कि उसके फादर के खिलाफ भी सबूत है। सीन चेंज होता है एक कॉफी शॉप में एक रेनी डे के दौरान, जहां दोनों मिलते हैं बात करने के लिए। रिपोर्टर आता है और प्रोटैगनिस्ट उसे कैजुअली हाथ हिलाकर ग्रीट करता है। किम संगी बैठता है और खालिद को ग्रीट करता है, या जुंगवान जैसा उसने पहले कहकर बुलाया था। वो अपने दोस्त की गुड शेप की तारीफ करता है, लेकिन प्रोसिक्यूटर कहता है कि एक आदमी के लिए वैसे फील न करे। एक्स-मर्सनरी मेमोरी कार्ड देता है और कहता है कि इसमें क्राइम सीन की रिकॉर्डिंग्स है। वो पूछता है क्या उसका दोस्त किसी पुलिस स्टेशन में किसी को जानता है, और किम संगी कहता है कि अभी तक कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ है। हमारा हीरो इस पर रिफ्लेक्ट करता है और रियलाइज करता है कि लड़कों ने सरेंडर करने के बाद कुछ नहीं बोला है। उन्होंने सिर्फ हेमन का स्टेटमेंट एक्सेप्ट किया, लेकिन क्राइम कैसे किया उसकी डिटेल्स नहीं दी। प्रोटैगनिस्ट कंक्लूड करता है कि इस वजह से उन्हें अरेस्ट करना मुश्किल हो जाता है और सोचता है कि उनका प्लान क्या हो सकता है। उसे शक है कि वो कॉशियस है, क्योंकि उन्हें पता है कि ग्रुप के खिलाफ एविडेंस मौजूद है। रिपोर्टर वंडर करता है कि उनका क्या मकसद है जब वो अपने बेटे को पुलिस में डाल रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो नेक्स्ट पार्ट कमेंट करो।